नमस्कार साथियों, आज मेरे इस वीडियो में आपको मैं सबका स्वागत करता हूं। आज पुनः हम आपके सामने वही एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 जिसका चैप्टर नंबर 7 है घन और घनमूल का वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो में आज हम जो सीखने वाले हैं घन क्या होता है, घनमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती है वो, और संख्याओं का घन कैसे निकाला जाता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने वर्ग पर बात की गई थी। इसके वाले पहले वीडियो में वर्गमूल और वर्ग की करने की जो विधियां थी वो विधियों के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम घन और घनमूल पर करने वाले हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत समय पुरानी बात है, जब हमारे गणितज्ञ थे, भारतीय महान गणितज्ञ रामानुजन, वो एक बार बीमार पड़ गए थे। तो उनके एक साथी थे G.H. हार्डी, वो उनसे मिलने आए थे। तो वो जिस कार से आए थे उस कार का नंबर था 1729। उस कार का नंबर क्या था? 1729 नंबर था। तो क्या होता है कि जैसे उस गाड़ी का जो कार का नंबर है वो अपने भारतीय गणितज्ञ जो रामानुजन है वो उनको देखते हैं, और देखते ही वो उनसे हार्डी अपने जो साथी थे उनसे कहते हैं कि एक रोचक संख्या है। वो पूछते कि रोचक संख्या कैसे हुई। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 1729 दो ऐसी संख्याओं के घन के योग के बराबर है जिनको जोड़ने पर 1729 आती है। दो अलग अलग संख्या है। अब वो संख्या कौन कौन सी थी तो उन्होंने बताया हार्डी महोदय को बताया उन्होंने कि जो 1729 है ये एक तो 12 के घन और एक घन, 12 का घन है 1728 और एक का घन होता है 1। इन दोनों को जोड़ने पर 1729 आता है। एक तो ये उन्होंने बताया। दूसरी उन्होंने बताया कि एक संख्या 10 का घन करें और 9 का घन करें, तो दोनों का घन करने पर 10 का घन 1000 और 9 का घन 729, इन दोनों को जोड़ने पर भी 1729 आता है। तब से इस जो संख्या 1729 है ये रामानुजन हार्डी संख्या कहलाने लगी। ठीक है, तब से इस संख्या क्या कहलाने लगी? रामानुजन हार्डी संख्या कहलाने लगी। ये आपकी पुस्तक में एक छोटी सी घटना दी गई है। ऐसी और भी संख्याएं हैं, आप उनको तलाशने का प्रयास करें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दो संख्याओं के घन के योग के बराबर होती है। वो कितनी छोटी सी घटना थी, मैंने इसमें बताया। हम चलते हैं घन की तरफ। तो घन क्या होता है? आपने क्यूब देखा होगा, पासा देखा होगा, या खेलने वाला जो क्यूब होता है अलग अलग रंगों में एक जैसे परत होती है रंग, तो ये जो क्यूब उस पर ये आधारित है। जैसे वर्ग एक जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही घन में भी क्या होता है कि इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो समान रूप से होती हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मैंने लिखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों ही क्या होगी इसके अंदर समान होती है। ठीक है, जो पासा हुआ इसका उदाहरण होता है, या जो कलर वाला जो क्यूब होता है वो इसका उदाहरण है, क्योंकि घन को इंग्लिश में क्यूब ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, क्या होंगे? समान। मतलब एक छोटी एक बड़ी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? सभी इसके अंदर समान होंगे। तो मेरे हिसाब से घन आपको समझ में आ गया होगा। घन क्या होता है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है ना, जैसे मान लो दो संख्या, दो का आपको घन निकालना है, तो दो का घन कैसे निकालेंगे? जैसे वर्ग निकाल रहे थे, वर्ग 2 की घात 2 करके 2 का गुणा 2 में कर रहे थे, मतलब एक संख्या का गुणा उसी संख्या को कर रहे थे, तब हम वर्ग प्राप्त कर रहे थे। तो घन में क्या होगा कि आपको संख्या को 3 बार गुणा करना है। वर्ग में 2 बार कर रहे थे, घन में कितनी बार करना है? 3 बार करना है। ठीक है, तो 2 का 2 में किया 4, 4 का 2 में किया कितना आ जाएगा? 8। तो 2 का घन कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे 3 का आपको घन प्राप्त करना है। घन का मतलब घात 3 कितनी? 3। घन का मतलब घात कितनी? 3। वर्ग में 2 घात ले रहे थे और घन में कितनी घात लेनी है? 3 लेनी है। तो 3 की घात 3, तो हम लिख देंगे इसको 3 × 3 × 3 बराबर 3 का 3 में किया कितना हो गया? 9 हो गया। 9 को 3 में किया कितना हो जाएगा? 27 होगा। तो ये 3 का क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। इसी प्रकार और भी हम घन
संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं। तो मैंने घन संख्या बोर्ड पर लिख दी है। अब इन घन संख्याओं और संख्या जिनसे घन संख्या बन रही है उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, गुणधर्मों पर चर्चा करते हैं क्योंकि गुणधर्म क्या क्या हैं घन संख्या बताने, घन संख्या में बताने वाला हूँ कौन कौन सी घन संख्या है। ठीक है, उनको घन संख्या क्यों कह रहे हैं? घन संख्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो संख्या 3 बार गुणा हो रही है ना। कोई भी संख्या है वो एक ही संख्या कितनी बार गुणा हो रही है? 3 बार गुणा संख्या हो रही है। जैसे 2 का घन 8 है, या बताने वाला हूँ 2 का घन 8 है, तो 2 को क्या किया जा रहा है? 3 बार गुणा किया जा रहा है, 2 × 2 × 2। ठीक है, इसलिए उसको घन संख्या 8 कहा जा रहा है कि 2 की घन संख्या कितनी है? 8 है। देखिए कुछ मैंने लिखे हैं, ये संख्या है और ये पूर्ण घन संख्या लिखी है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ठीक है, उसी प्रकार 11 का घन 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का कितना होता है? 8000 होता है। अब इनकी कुछ रोचक बातें बता रहा हूं, सुन लीजिए, ध्यान समझना कि जब किसी संख्या का इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो उसकी पूर्ण वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब इकाई का अंक 1 होगा, इकाई का अंक किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और घन संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? उसका घन संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 2 का आएगा 8, 2 का क्या आएगा? 8। जरा ध्यान से देखना, 2 का कितना आएगा? 8 आएगा। 3 का आएगा 7। ठीक है, उसके बाद बता रहा हूं मैं आपको, 2 का 8 आता है और 8 का कितना आता है? 2 आता है। मतलब दोनों विपरीत है ना। 2 का और 8 का, ये दोनों आपस में क्या है? विपरीत है। ठीक है, 2 होगा इकाई का अंक तो 8 घन संख्या में इकाई का अंक आएगा। अगर 8 है संख्या में तो घन वाली संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो 2 का 8 और 8 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का कितना हो जाएगा? वापस 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का आ जाएगा 7, इसी का विपरीत 7 का हो जाएगा 3। ठीक है, अगर किसी संख्या में 3 इकाई का अंक है तो पूर्ण वर्ग संख्या में उसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर 7 है तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 का यहाँ विपरीत कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और 7 का है तो पूर्ण वर्ग संख्या में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 4, 5, 6 इसमें आपको ध्यान में रखना है कि 4 का 4 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि संख्याओं में जो इकाई का अंक 4, 5, 6 होते हैं तो उनके पूर्ण वर्ग संख्या में उनके इकाई का अंक 4 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6 होगा। ठीक है, एक बात और अंत में, यदि किसी संख्या में अगर 0 है, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या में उसमें 0 की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 3 प्राप्त होगी। लेकिन वर्ग में कितनी प्राप्त हो रही थी? 2 प्राप्त हो रही थी। लेकिन पूर्ण वर्ग में कितनी प्राप्त होगी? 1 0 है तो कितने 0 प्राप्त होंगे? 3 0 प्राप्त होंगे। 1 0 तो कितने 0 प्राप्त होंगे? 3 0 प्राप्त होंगे। आप 11 से 20 में भी देख सकते हो, 1 का 1 आ रहा है। ठीक है, 2 का 8 आ रहा है और 8 का 2 आ रहा है। ठीक है, 3 का 7 आ रहा है तो 7 का भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 4 का 4 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है और 0 का क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एक बात हो, 9 का 9 ही आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 9 का 9 ही आ रहा है। ठीक है, 9 का भी हम बता देते हैं, 9 का क्या आ जाएगा? 9। यदि किसी संख्या में 9 इकाई का अंक है, पूर्ण घन संख्या में, सॉरी पूर्ण घन संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा? 9 ही आएगा। ये इसका एक क्या होता है? गुणधर्म है। ठीक है, एक बात और इसके अंदर, एक बात तो ये हुई इकाई का, दूसरी बात ये मैंने बताया कि समघन संख्या है तो उसका पूर्ण घन संख्या भी सम आएगी, तो विषम है तो विषम ही आएगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, 1 का 1 ही आ रहा है, 7 का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। विषम संख्या 9 का 9 ही आ रहा है। विषम संख्या वाली सम संख्या में लिखते हैं, 2 का कितना आ रहा है? 8,
4 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सम संख्या रही। 8 का भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, वो भी सम संख्या। इधर 4 का 4 ही प्राप्त हो रहा है, इधर 8 में 2 ही सम संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये आपको विशेष पर ध्यान में रखनी है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर संख्याएं सम है तो उनकी घन संख्या भी क्या आएंगे, सम आएंगे, और अगर संख्याएं विषम है तो उनकी घन संख्या भी क्या आएगी, आपकी विषम आएगी। ठीक है, ये इसका दूसरा गुणधर्म होता है। पहला गुणधर्म बता दिया मैंने कि कौन सी संख्या इकाई के अंक होगी तो उसकी घन संख्या में कौन सी इकाई की अंक आएगी। 1 का 1 होगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। ठीक है, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, और एक 0 है तो कितने 0 आएंगे घन संख्या में, 3 0 आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये इसके क्या होते हैं, 2 गुणधर्म होते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके रोचक कुछ प्रतिरूप हैं, उन प्रतिरूपों की तरफ बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, में विषम जो क्रमागत संख्या है उनका एक प्रतिरूप मैं बताना जा रहा हूं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। देखिए, एक का वर्ग एक ही होता है, इसी प्रकार एक का घन भी क्या होता है, एक होता है। एक भी यहाँ पर विषम के रूप में हम लेते हैं। अब एक के बाद वर्ग में हम क्रमागत लेते हैं, एक से शुरू करते हर बार, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे एक ले लिया तो उसको छोड़ देंगे, उसकी आगे वाली क्रमागत संख्याओं को लिया जाएगा। एक के बाद कौन होती, 3, 3 और 5 को लिया तो कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। और 8 किसकी घन है, 2 की घन है, जैसा आपने पहले उन्होंने बताया। ठीक है, अब 5 को छोड़ देंगे, 5 से आगे वाली संख्या कौन, 7, 7 के बाद कौन, 9, फिर 11। इन तीनों को हम जोड़ेंगे, है ना। 9 और 10 11 कितने हो जाएंगे, 20, 20 और 7 कितने, 27। 27 3 की घन होती है, मतलब 3 को 3 बार गुणा करने पर 27 हमें प्राप्त होता है। तो विषम संख्याओं को जब क्रमागत आगे वाली संख्याओं को ले लेकर इनको जोड़ा जाता है तो हमें घन की संख्या के रूप में प्राप्त होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। 11 के बाद 13 ले लेते हैं, 13, 15, 17, 19, 3 चारों को जोड़ा तो हमें 64 प्राप्त होगा। 64 4 का वर्ग, सॉरी 4 का घन होता है। और 19 के बाद सीधा 21, 19 के बाद सीधा 21, 21, 23, 25, 27, 29, इन पांचों संख्या को जोड़ने पर हमें 125 प्राप्त होता है, वो 5 का घन होता है। तो एक रोचक प्रतिरूप हमें यह प्राप्त होता है कि क्रमागत विषम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमें घन संख्या के रूप में प्राप्त होती है। चलिए साथियों, हम दूसरे प्रतिरूप की ओर बढ़ते हैं, घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। हम दो कोई संख्या लेके हो एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे कि जो घन होता है उसके जो अभाज्य गुणनखंड और उसकी जो घन संख्या है, उससे जो घन बन रही है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है ना। उसके अभाज्य गुणनखंड कितने ज्यादा होते हैं, कितनी बार अधिक होते हैं, देखते हैं। जैसे मैं पहली संख्या ले लेता हूँ 4, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड में निकाल लेता हूँ। 4 के अभाज्य गुणनखंड कितना होंगे, 2, 2 पद से दिया एक बार, 2 × 2, 4 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएंगे। और 4 का जो घन होता है ना, 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है आपका 64 होता है, बिल्कुल 64 होता है, अभी पता नहीं आपको। ठीक है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 64 प्राप्त हो जाएगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। पहले सबसे पहले 2 से देंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 से दिया है 3 बार, ये 2 बार, फिर 2 से दिया ये 2 × 2 1 बचा 16, 12 आएंगे 6 बार। ठीक है, 2 से फिर 16 देंगे तो 8 बार, फिर 2 से दिया तो 4 बार, फिर 2 से दिया तो 2 बार, और फिर 2 से दिया तो 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड अपने को प्राप्त हो जाते हैं। क्या क्या प्राप्त होंगे, 64 के 64 गुणनखंड प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × कितने बार प्राप्त हो रहे हैं, 6 बार प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 बार मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 4 के यहाँ पर गुणनखंड 2 × 2, ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ा है। ठीक है, और 64 में एक जोड़ा, 2 जोड़ा, और कितने जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। कितने जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो संख्या और जो घन संख्या उससे बन रही है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 3 बार। यहाँ 2 का जोड़ा 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, और एक और संख्या लेते हैं, जैसे 6 लिया तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3 होंगे। ठीक है, और 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है कितना, 216। ठीक है, अब 216 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं हम। 216 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 200 देंगे सबसे पहले, 2 से दिया था 1 बार, बाहर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 108 बार। ठीक है,
फिर 108 में भी 2 का भाग देंगे तो ये 5 बार और ये 4 बार 54, ठीक है। फिर 2 से देंगे इसमें तो 54 का आधा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और 27 में 2 का जाएगा नहीं, अब जाएगा किसका जाएगा 3 का जाएगा, है ना। 3 का इसके अंदर लगेंगे तो 9 बार, फिर 3 का 9 में जाएगा तो कितनी बार 3 बार, और 3 का फिर 3 में जाएगा तो कितनी बार 1 बार। इस प्रकार 216 के हमें अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए 2 3 बार प्राप्त हुए और 3 3 बार प्राप्त हुए। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेता हूँ कितने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देख रहे हो यहाँ 2 कितनी बार है 1 बार, तो यहाँ 2 1 2 3, यहाँ कितनी बार आ गया 3 बार आ गया। यहाँ 3 कितनी बार है 1 बार, यहाँ 3 कितनी बार आया 1 2 3 बार आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जो घन जो संख्या होती है ना, उसके जो अभाज्य गुणनखंड और जो घन संख्या होती है उसके जो अभाज्य गुणनखंड वो कितनी बार आते हैं 3 बार आते हैं। घन संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है वही घन संख्याओं में जो संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है वही घन संख्याओं में कितने बार आएंगे 3 बार आएंगे। ये इसका दूसरा प्रतिरूप था। आइए आपकी प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं, उसके प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नमाला का पहला प्रश्न के 2 सवाल मैंने ले लिए। हमें पता करना है कि जो दी गई संख्या है वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ठीक है। आइए हम इसका पता करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का इसमें प्रयोग करेंगे तो 128 से क्या यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो इसका क्या करेंगे हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए वही जो वर्ग में कर रहे थे 2 से दिया 12 में 6 बार, ये 4 बार, फिर 2 से दिया कितनी बार 64 में 3, ये 2 बार, फिर 2 से दिया 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से देंगे 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, और फिर 2 से देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, और 2 का 2 में 1 देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 128 के हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए कितना प्राप्त हुए 128 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 बार मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है क्या 128 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो पूर्ण घन संख्या कब होगी, मैंने अभी आपको बताया घन और संख्या और घन संख्या में कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़ो 3 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे जोड़े 3 बार आएंगे। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा उन संख्याओं का होना चाहिए। अगर 3 का जोड़ा नहीं है तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रयास करते हैं तो 1 2 3 एक जोड़ा बन गया, ठीक है, और 1 2 और 3 एक जोड़ा बन गया, लेकिन एक यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, है ना। तो ये 2 क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या है जो इसमें गुणांक के रूप में है। यदि इस संख्या को निकाल दिया जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 2 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बच रही है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1000 का हम करके देखते हैं क्या 1000 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों ने टेबल बना था उसमें तो दिखा रहा था हाँ 10 का एक पूर्ण घन संख्या। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से देंगे तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। फिर 2 से इसको देंगे 500 का आधा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। फिर 250 में 2 का आधा करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और 25 में 2 का भाग 3 का भाग 2 का भाग और 3 का भाग नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा 5 का जाएगा, क्योंकि पीछे इकाई के अंदर में कितना है 5 है, ठीक है। 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार 25 बार, ठीक है। ये तो 2 बार चलेगा 10, फिर 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 बार 25 बार चला जाएगा। फिर 5 में 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और 5 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। इस प्रकार 1000 के हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 1000 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं कौन से हो रहे हैं 2 आ रहा है 1 2 3 बार 1 2 3, ठीक है। और 5 आ रहा है 5 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है 1 2 और ये 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है और 5 का भी 3 संख्याओं का एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा संख्या यहाँ पर नहीं है, अतिरिक्त कोई संख्या यहाँ पर नहीं है। तो 1000 आपकी क्या हो जाएगी पूर्ण घन संख्या होगी। क्या होगी पूर्ण घन संख्या
होगी। इस प्रकार के और भी आपके एग्जाम्पल उस प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए हैं, उनको हल करने का प्रयास कीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 और 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में एक ऐसी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो कि दिए गए जो सवाल हैं संख्या दे रखी है उसमें गुणा करना है और पता करना है कि वो संख्या कौन सी उसके अंदर छूटी हुई है, फिर उस संख्या का गुणा करेंगे कौन सी संख्या जो उसके अंदर नहीं है। और प्रश्न क्रमांक 3 में उस संख्या का भाग देना है जो एक्स्ट्रा संख्या जैसे अभी आ रही थी, 2 एक्स्ट्रा आ रही थी उसके अंदर, है ना, वो अतिरिक्त संख्या का क्या करना है, भाग देना है। तो हम उसको भाग देकर उस संख्या को पूर्ण घन संख्या बनाएंगे और इसमें भी गुणा कर पूर्ण घन संख्या बनाएंगे। तो 243 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 243 के क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ मैं। ये किए, यहाँ पे 243 लिखा मैंने, 243 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। 2 का जाएगा नहीं, पीछे 3 है, 3 से देंगे इसको, 3 से दिया तो 8 बार और ये 1 बार, फिर 3 से देंगे तो 3 दूना 6, फिर मुझे 3 7 21, फिर 3 से देंगे 9 बार, फिर 3 से देंगे 3 बार और 3 से देंगे 1 बार। ठीक है, 3 का 9 में 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे 1 2 3 4 5, 3 हमें कितनी बार प्राप्त हो रहे, 5 बार प्राप्त हो रहे हैं। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 बार मैंने लिख दिए। मैंने आपको बताया कि पूर्ण घन संख्या कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 एक संख्याओं का जोड़ा बनता हो। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का एक जोड़ा नहीं बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ही संख्या है, एक संख्या और होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए, आप बताइए। यहाँ पर 3 2 है, तो यहाँ एक और कौन सी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंटू में 3 और संख्या होनी चाहिए, उससे क्या होगा, ये एक जोड़ा बन जाएगा 3 संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर इस संख्या में किसका गुणा किया जाना चाहिए, 3 का गुणा किया जाना चाहिए, जिस पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो जो छोटी संख्या कौन सी होगी, वो छोटी संख्या होगी। कौन सी होगी वो छोटी संख्या, 3 होगी। कौन सी होगी, 3। ठीक है, तो 3 का गुणा कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसमें 3 का गुणा किया, हमें पूर्ण घन संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 3 का 3 में किया तो 9, 3 का 4 में किया 3 के 12 का 2 हासिल 1, और 3 का 2 में किया 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो हमें पूर्ण घन संख्या क्या प्राप्त होगी, 729 प्राप्त होगी। इसका तीसरा सवाल, इसको गुणा करना था, इसमें एक संख्या बचेगी, उसका हमको भाग देना है। देखिए करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 192 के अभाज्य गुणनखंड में कर लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में कर लेता हूँ, निकालता हूँ कैसे निकलेंगे। देखिए 192 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे निकलेंगे। पीछे 2 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग 19 में कितनी बार गया, 8 बार 18। ठीक है, एक बचेगा 6 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 से दिया 8 में 9 में देंगे तो 4 बार, फिर एक बचेगा 16 8 बार, फिर 2 से देंगे 2 बार और ये 4 बार, फिर 2 से देंगे तो 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3 और 3 से देंगे तो 1, क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 2 बार ये। तो इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिखेंगे। और 3 अकेला क्या बचा है, 3 बचा है। ठीक है, अब पूर्ण घन संख्या होने पर संख्याओं के 3 के जोड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 का जोड़ा ही हो गया, फिर 1 2 3 का जोड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। ये क्या है, अतिरिक्त संख्या है। ठीक है, तो 192 में 3 का भाग देने पर हम पूर्ण घन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये 3 का भाग क्यों करें, क्योंकि इस 3 का यहाँ पर आगे 2 और जोड़े नहीं है, 2 संख्याओं का एक जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 192 में क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 192 में 3 का भाग दिया कितना बनेगा, 3 का भाग दो, 3 6 18, फिर 1 बचेगा 3 के 12, तो 64 हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। मैं भाग देकर बता देता हूँ। ये देखिए आप, 6 18, 1 बचा 12, 3 के 12। ठीक है, ये घटाने में क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में और भी सवाल है और इन प्रश्नों में और भी सवाल है,
उनको आप ऐसे ही हल करने का प्रयास कीजिए। एक में गुणा करना है और एक में भाग देना है। ये पूरी हमारी प्रश्नवाली 7.1 थी। आगे हम घनमूल पर बात करने वाले हैं। तो घनमूल क्या होता है, घनमूल कैसे निकालते हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे वर्ग का विपरीत जो प्रक्रिया थी वर्गमूल, उसी प्रकार यहाँ पर घन की विपरीत प्रक्रिया होती है घनमूल। जब किसी संख्या का घन निकाला जा रहा है तो उस घन का फिर क्या निकाला जाता है, घनमूल निकाला जाता है। इसकी दो विधियां हैं, एक आकलन विधि है और एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस प्रकार वर्ग में आकलन विधि थी, अनुमानित विधि जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम प्रश्नमाला 7.2 के यहाँ पर सवाल करने वाले हैं। तो मैं कुछ और बता देता हूँ। घनमूल का साइन क्या होता है, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे वर्ग की जो विपरीत प्रक्रिया होती है वर्गमूल, ठीक है, और वर्गमूल को वापस किस वर्ग की विपरीत प्रक्रिया वर्गमूल, उसी प्रकार घन की जो विपरीत प्रक्रिया होती है वो घनमूल होती है, ठीक है। जैसे वर्ग का साइन ये होता है, उसी प्रकार घन का साइन इसी प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर छोटे से 3 लिखा होता है ये, और ये वर्गमूल को निरूपित करता है, ये घनमूल को निरूपित करता है। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ छोटे से 3 लिखे होंगे, है ना, ठीक है। तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे 2 का घन कितना प्राप्त होता था, 8 प्राप्त होता था। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 से दिया 8 में 4 बार, 4 में 2 दिया 2 से 1 बार, तो इसको इस प्रकार में लिखा जाएगा 2 × 2 × 2। और जब 3 अभाज्य संख्याओं के 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा तो उसका एक संख्या क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और आपका उत्तर हो जाएगा। तो 8 का जो घन है, 8 का जो घनमूल है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, अपने को 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों में हम करके देखते हैं, जैसे वर्गमूल में किए थे वैसे घनमूल में करने का प्रयास करते हैं। साथियों 7.2 प्रश्नमाला के यहाँ पर मैंने 2 सवाल लिए हैं जिसमें मैं घनमूल ज्ञात करना है। वो 2 सवाल लिखकर मैंने इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके गुणनखंड कर दिए हैं। आपको समय बचत के लिए मैंने इनको पहले से ही अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अभी डायरेक्टली का हम घनमूल ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं लेता हूँ 10,648, ठीक है। 10,648 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, ये प्राप्त हुए दोनों। ये आप इसको भी आप ऐसे ही हल कर सकते हो, 2 का भाग देंगे इसके अंदर, ठीक है। 10,000 मैं लिख देता हूँ 10,648 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ देख लेते हैं। 2 का भाग दिया 10,648 में, 2 का भाग दिया 1005 बार, फिर 2 का दिया 6 में 3 बार, 2 का दिया 4 में 2 बार, 2 का दिया 8 में 4 बार, फिर 2 बार देंगे 5 में 2 बार 4, 1 उतरेगा 13 बन जाएगा 13, फिर 6 बार 12 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 13 में से 12 घटाया तो 12 उतरे 6 बार, फिर 2 4 बार 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर 2 का नहीं, 2 का 1 बार, 6 का 3 बार, 6 का 3 बार, 2 का 1 बार। अब इसमें आप साथियों भाग देंगे तो ना 7 का जाएगा, ना 9 का जाएगा, ना छोटी संख्याओं का जाएगा, तो सीधा इसमें केवल 11 का ही जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी करके देखा, आप भी इसको करके देख लीजिएगा। तो 11 का, क्योंकि हमें पता है कि 11 का घनमूल 1331 होता है। अपन 20 तक, अपन 15 तक आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो 11 का 1331 से भाग देने पर 121 बार जाएगा, 121 और फिर 11 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, और 11 में 11 का भाग देगा तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 10,648 के हमें 2 3 बार और 11 3 बार, 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11 प्राप्त होते हैं। तो ये एक एक संख्याओं के 3 संख्याओं में एक जोड़े के रूप में यहाँ पर आपको प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल, इस प्रकार से लिखेंगे वर्गमूल, उस पर 3 लगा के ये क्या बन जाएगा, अपना घनमूल बन जाएगा, ठीक है। तो घनमूल 10,648 बराबर इसके जो घनमूल के रूप में हमको जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11, ठीक है। तो अब 3 के जोड़े बनाने हैं, यहाँ पे 3 का जोड़ा है, यहाँ पे भी 3 का जोड़ा है, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा का एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, और इस 11 का 3 का जोड़ा का एक संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, यहाँ पर 11 आ जाएगी। जब 2 का 11 में गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा। तो 10,648 का जो घनमूल है वो हमें कितना प्राप्त हुआ,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 22 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये अब मैं 1,10,592 इसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, ठीक है। समय की बचत के लिए मैंने पहले से ही हल कर दिए हैं। 2 का भाग इसके अंदर देंगे तो 55,296 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे इसके अंदर तो 27,648 प्राप्त होगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 13,824 प्राप्त होगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 6,912 प्राप्त होगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 3456 प्राप्त होगा, फिर 2 का भाग देंगे इसके अंदर इसका आधा कितना हो जाएगा 1728 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे इसके अंदर 864, फिर 2 का भाग दिया तो 432 में फिर 2 का भाग दिया तो 216, फिर 2 का भाग देंगे तो 108 में फिर 2 का भाग दिया तो 54 प्राप्त होगा, और 54 में 2 का भाग देने पर 27 प्राप्त हो जाएगा। 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 1 बार, कितने बार जाएगा 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 1,10,592 के जो अपने को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हुए मैं गिन लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 2 है वो कितनी बार है 12 बार, कितनी बार है 12 बार। तो मैं लिख देता हूँ घनमूल ऑफ 1,10,592, ठीक है। तो इसके अपने को क्या कर रहे हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड इसके अंदर लिख रहे हैं, तो मैं 2 कितनी बार लिखता हूँ 12 बार लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर आगे जगह नहीं है कि इसको ऊपर आप आगे बढ़ाने नीचे, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कितने होंगे 8 हो गए, 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 12 2 हो गया। उसके बाद 3 कितनी बार है 3 बार है, तो 3 × 3 ठीक है, 3 लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने घनमूल में 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 2 का 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2 का 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2 का 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2 का 3 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर 3 का भी 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया। तो कितने जोड़े बने 1 2 3 और 4 और ये 5 जोड़े बने, ठीक है। तो इन जोड़ों के एक संख्या पर करेंगे, घनमूल से बाहर निकालेंगे। तो इस जोड़े का 2 है, इस जोड़े का 2 है, इंटू इस जोड़े का 2 है, और इस जोड़े का 2 है, और इस जोड़े का 3 है। जब इसको आपस में गुणा करोगे, 2 का 2 में किया 4, 4 का 2 में किया 8, 8 का 2 में किया 16, 16 में 3 का किया तो कितना होगा 16 48, ठीक है। तो 1,10,592 का जो घनमूल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 48 प्राप्त हुआ। ऐसे ही आपको और भी जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ऐसे हल करना है। इसके बाद एक विधि और आपकी बचती है आकलन विधि। उसमें आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है और देखना है कि उसका घनमूल कितना होगा, ठीक है। जैसे कि वर्गमूल में अपन निकाल रहे थे, देख रहे थे कि पीछे की संख्या कौन सी है, इकाई का अंक क्या है, उसी प्रकार अनुमान लगाकर इसको हल करना है। आइए 7.2 का हम 14 सवाल देखते हैं। 14 सवाल में आपको कुछ संख्या दे रखी है, उसको अनुमान विधि से पता करना है कि इनका घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो पहला सवाल अपने पास है 4913 मतलब 4913। तो आपको क्या करना है, 4913 को ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखना है। यहाँ पर इकाई का अंक कौन है 3। मैंने बताया था कि किसी संख्या है ना का घन करते हैं, अगर उसका 7 होता है तो घन संख्या में उसका इकाई का अंक क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक जोड़ा दिया बन गया, एक जोड़ा है, 2 2 3 3 संख्याओं के आपके जोड़े बनाने। सबसे पहले जो 3 संख्या लेके जोड़ा बना दिया और इसका यहाँ पे एक ही बची, इसका एक ही जोड़ा बना, ठीक है। तो यहाँ पीछे इकाई का अंक देखा, तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक पीछे 3 है, तो उस घनमूल वाली संख्या में है ना जो संख्या है उसका इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। आगे वाली संख्या देखते हैं यहाँ पर कितनी है 4। तो 4 संख्या मतलब ये घन संख्या है ना। तो अपन देखते हैं कि ये किसके बीच में आती है, क्या ये घनमूल संख्या है, ये घन संख्या है। 4 तो घन संख्या है नहीं अपने पास एक तो घन संख्या एक तो है 1 और एक है 8। एक किसकी है, एक 3 की घन है, 8 किसकी है 3 की है। इन दोनों के बीच में आती है। तो आप लोगों को बड़ी संख्या तो लेनी नहीं है, इससे छोटी संख्या लेनी है। 4 से छोटी संख्या घन संख्या कौन है 1 है। आपने 3 की घन बोल दिया इसको।
3 की घन बोल दिया, काट दो इसको वापस। हाँ वो काट दिया, कंटिन्यू काट देंगे, ठीक है काट देंगे। हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि 3 का जो घन संख्या घनमूल में इकाई अंक होगा वो 7 होगा, 3 का 7, ठीक है। और 7 का कितना होता है, 3 होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक। तो 7 हो जाएगा। और आगे यहाँ पर 4 घन संख्या में घनमूल के रूप में आप देखें तो 4 से छोटी घन संख्या होती है 1 और 4 से बड़ी घन संख्या होती है घन संख्या होती है कितनी होती है 8। और 8 होती है 2 का घन, ठीक है। 2 की घन होती है 8 और 1 का घन कौन होती है 1 होती है। तो 4 से छोटी घन संख्या कौन सी है, 1 अपने को लेनी है। तो 1 घन संख्या किसकी घन है, 1 की घन संख्या है, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। इस प्रकार से अनुमान विधि से 4913 का जो घनमूल प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 32,768 है, ठीक है। सबसे पहले पीछे बाई तरफ से आपको दाई तरफ से शुरू करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं। तो एक 3 का जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बन जाएगा, इसमें 2 अंक की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पीछे इकाई अंक देखिए कितना है 8 इकाई अंक है। तो 8 इकाई अंक घन संख्या में कब आएगा, जब संख्या में कितना हो 2 हो, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो इन तीनों का यहाँ पर इकाई अंक क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, जो संख्या में होता है, ठीक है। घनमूल की संख्या में ले रहे हैं। और 32 क्या घन संख्या है, 32 घन संख्या नहीं है। तो 32 किन घन संख्याओं के बीच में आती है, तो 32 आती है, ये तो आती है अपने 27, ठीक है। और दूसरी क्या आती है 64। 27 किसकी होती है, 3 की घन संख्या होती है। और 64 किसकी होती है, 4 की घन संख्या होती है। तो 64 तो बड़ी संख्या है जो 32 से काफी बड़ी है। तो 32 से छोटी कौन है, 27। और 27 किसका घन है, 3 का घन है, ठीक है। तो अपना उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 32 से छोटी घन संख्या के रूप में कौन है, यहाँ पर 3 है। तो 32,768 का अनुमान विधि से इसका घनमूल अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 32। और 4913 का घनमूल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 17 प्राप्त हो जाएगा। आशा है कि आपको घन और घनमूल पसंद आया होगा, ठीक है। ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर इस चैप्टर में कुछ और भी आपको परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे उन प्रश्नों को या उस जो भी समझ में नहीं आया वो बात आप में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।